भारत का एक राज्य है मणिपुर, जो अब जातीय हिंसा की आग में पूरी तरह से जल रहा है। मणिपुर के 16 जिलों की जमीन इम्फाल घाटी और पहाड़ी जिलों के रूप में बटी हुई है। मणिपुर की धरती पर विविध जातियों और संस्कृतियों का मिश्रण है, जैसे मैतेई, कुकी, नगा, तिब्बती, खासी और असमिया आदि। वैसे अगर देखा जाए तो मैतेई यहाँ के मूल निवासी हैं। इम्फाल घाटी में मैतेई समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं, जबकि पहाड़ी जिलों में नगा और कुकी जनजातियों का वर्चस्व है। नगा और कुकी लोगों ने ईसाई धर्म को अपना रखा है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण मणिपुर का अपना एक प्राचीन एवं समृद्ध इतिहास है। इसका इतिहास पुरातात्विक अनुसंधानों, मिथकों तथा लिखित इतिहास से प्राप्त होता है। वैसे तो इसका प्राचीन नाम कलैपाक है। मणिपुर के नामकरण के संदर्भ में जहां पौराणिक कथाओं से उसका संबंध जोड़ा जाता है, वहीं प्राप्त तथ्यों से यह भी प्रमाणित होता है कि प्राचीन काल में पड़ोसी राज्यों द्वारा मणिपुर को विभिन्न नामों से पुकारा जाता था, जैसे बर्मियों द्वारा कथे, असमियों द्वारा मोगली, मिकली आदि। इतिहास के सुनहरे पन्नों से यह भी पता चलता है कि मणिपुर को मैत्रबाग, कलैपू या पोंथुक्लम आदि नाम से भी जाना जाता था। ईसवी युग के प्रारंभ होने से पहले से ही मणिपुर का लंबा और शानदार इतिहास रहा है। यहाँ के राजवंशों का लिखित इतिहास सन 33 ईस्वी में पाखम बाबा के राज्याभिषेक के साथ शुरू होता है। उन्होंने इस भूमि पर प्रथम शासक के रूप में 120 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद अनेक राजाओं ने मणिपुर पर शासन किया। आगे जाकर मणिपुर के महाराज कियांबा ने सन 1467 में, खोगम्बो ने 1597, चराईरोबा ने 1698, गरीब निवाज ने 1714, भाग्यचंद्र यानी जयसिंह ने 1763, गंभीर सिंह ने 1825 तक शासन किया। इन जैसे महावीर महाराजाओं ने शासन कर हमेशा से ही मणिपुर की सीमाओं की रक्षा की। मणिपुर की आज़ादी और संप्रभुता 19वीं सदी के आरंभ तक बनी रही। उसके बाद 7 वर्ष यानी सन 1819 से 1825 तक बर्मी लोगों ने यहाँ पर कब्जा करके शासन किया। वहीं दिनांक 24 अप्रैल सन 1891 में खोंगजोम युद्ध यानी अंग्रेज मणिपुर युद्ध प्रारंभ हुआ, जिसमें मणिपुर के वीर सेनानी पाउना ब्रजवासी ने अंग्रेजों के हाथ से अपने मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त की। इसी प्रकार सन 1891 में मणिपुर ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया और सन 1947 में शेष देश के साथ यह भी आज़ाद हुआ। सन 1947 में जब अंग्रेजों ने मणिपुर को छोड़ा, तब से मणिपुर का शासन महाराज बोधचंद्र के कंधों पर पड़ा और फिर दिनांक 21 सितंबर सन 1949 को हुई विलय संधि के बाद दिनांक 15 अक्टूबर सन 1949 से मणिपुर भारत का अंग बना। वैसे तो दिनांक 26 जनवरी सन 1950 को भारतीय संविधान लागू होने पर यह एक मुख्य आयुक्त के अधीन भारतीय संघ के भाग की सी के राज्य में शामिल हुआ। भारत में इसके स्थान पर एक प्रादेशिक परिषद गठित की गई, जिसमें 30 चयनित तथा 2 मनोनीत सदस्य थे। इसके बाद सन 1962 में केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम के अंतर्गत 30 चयनित तथा 3 मनोनीत सदस्यों की एक विधानसभा स्थापित की गई और दिनांक 19 दिसंबर 1969 के प्रशासक का दर्जा मुख्य आयुक्त से बढ़ाकर उपराज्यपाल का कर दिया गया। और वहीं 21 जनवरी सन 1972 को मणिपुर को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला और 60 निर्वाचित सदस्यों वाली विधानसभा गठित की गई, जिसमें 19 अनुसूचित जनजाति और 1 अनुसूचित जाति के लिए स्थान आरक्षित है। राज्य के लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 प्रतिनिधि है। और अगर आपको मणिपुर की समस्या की जड़ें जानने की इच्छा है तो यह वीडियो पूरा देखिए। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने पूर्वोत्तर की ओर भी अपने कदम बढ़ाए, जहां उनको चाय के साथ तेल भी मिला और उनको इस पर डाका डालना था। उन्होंने वहां पाया कि यहाँ के लोग बहुत ही सीधे और सरल हैं और ये लोग वैष्णव सनातनी हैं, परंतु जंगल और पहाड़ों में रहने वाले ये लोग पूरे देश के अन्य भाग से बिल्कुल अलग हैं तथा इन सीधे साधे लोगों के पास एक बहुत ही बहुमूल्य संपदा है। अतः अंग्रेजों ने सबसे पहले यहाँ के लोगों को देश के अन्य भूभाग से पूरी तरह से काटने का सोचा। इसके लिए अंग्रेज लोग अपने फायदे के लिए इनर परमिट और आउटर परमिट की व्यवस्था ले आए।
इसके अंतर्गत कोई भी इस इलाके में आने से पहले अपना परमिट बनवाएगा और एक समय सीमा के आगे वो यहाँ पर नहीं रह सकता था। उदाहरण के तौर पर जैसे कि हम विदेश में रहने या जाने के लिए वीज़ा बनवाते हैं, परंतु इसके उलट अंग्रेज़ों ने वहाँ अपने भवन बनवाए और अंग्रेज अफसरों को रखा जो चाय की पत्ती उगाने और उसको बेचने का काम किया करते थे। इसके साथ में अंग्रेजों ने यह भी देखा कि इस इलाके में ईसाई नहीं है, अतः इन्होंने ईसाई मिशनरी को उठा के यहाँ भेजा। मिशनरियों ने इस इलाके के लोगों को आसानी से धर्म परिवर्तित करने का काम शुरू कर दिया और जब खूब लोग ईसाई में परिवर्तित हो गए तो अंग्रेज इनको ईसाई राज्य बनाने का सपना दिखाने लगे। साथ ही उनका यह आशय था कि पूर्वोत्तर से चीन, भारत तथा पूर्वी एशिया पर नज़र बनाए रखेंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर मिशनरी शब्द का प्रयोग किया है, तो आपको अधिक जानकारी के लिए बता दूं कि मिशनरी एक धार्मिक समूह का सदस्य होता है जिसे किसी क्षेत्र में अपने विश्वासों को बढ़ावा देने या लोगों की शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और आर्थिक विकास जैसी सेवाएं प्रदान करने के लिए भेजा जाता है। और फिर अंग्रेजों ने एक और चाल चली, उन्होंने धर्म परिवर्तित करके ईसाई बने लोगों को एसटी का दर्जा दिया तथा उनको कई सरकारी सुविधाएं भी दी। वैसे तो धर्म परिवर्तित करने वालों को कुकी जनजाति और वैष्णव लोगों को मैतेई समाज कहा जाता है। वैसे तो मणिपुर में जो माइनॉरिटी ग्रुप है वो मैतेई है। कुकी या नागा जैसे दूसरे ट्राइबल ग्रुप भी हैं जो माइनॉरिटी में हैं। मैतेई ज़्यादातर मैदानी इलाके में रहते हैं और बाकी आदिवासी समुदाय पहाड़ी इलाके में रहते हैं। और अगर मैतेई समुदाय को एसटी का स्टेटस मिल जाता है तो उनकी पहुंच पहाड़ी इलाकों में बढ़ जाएगी। वैसे अगर देखा जाए तो उस समय इतने अलग राज्य भी नहीं थे और बहुत सारे नगा लोग भी धर्म परिवर्तित करके ईसाई बन गए। धीरे धीरे ईसाई पंथ को मानने वालों की संख्या वैष्णव लोगों से अधिक या बराबर हो गई, जहां पर वहां के मूल निवासी हमेशा से अंग्रेजों से लड़ते रहे, जिसके कारण अंग्रेज इस इलाके को भारत से विभाजन करने में नाकाम रहे। परंतु वो मैतेई हिंदुओं की संख्या कम करने और परिवर्तित लोगों को अधिक करने में कामयाब रहे। मणिपुर के 90% भूभाग पर कुकी और नगा का कब्जा हो गया, जबकि 10% पर मैतेई रह गए। अंग्रेजों ने इस इलाके में अफीम की खेती को भी बढ़ावा दिया और उस पर ईसाई कुकी लोगों का कब्जा करने दिया। जब 1947 को देश आज़ाद हुआ तो आज़ादी के समय वहाँ के राजा थे बोधचंद्र सिंह और उन्होंने भारत में विलय का निर्णय किया। सन 1949 में उन्होंने नेहरू जी को बोला कि मूल वैष्णव जो कि 10% भूभाग में रह गए हैं उनको एसटी का दर्जा दिया जाए, लेकिन नेहरू जी ने यह बात न मानकर उनको जाने को कह दिया। फिर सन 1950 में संविधान अस्तित्व में आया, तब भी मैतेई समाज को कोई छूट नहीं दी। और फिर सन 1960 में सरकार द्वारा लैंड रिफॉर्म एक्ट लाया, जिसमें 9% भूभाग वाले कुकी और नगा ईसाइयों को एसटी में डाल दिया गया। इस एक्ट में ये प्रावधान भी था कि जिसमें 90% कुकी नगा वाले कहीं भी जा सकते हैं, रह सकते हैं और ज़मीन खरीद सकते हैं, परंतु 10% इलाके में रहने वाले मैतेई हिंदुओं को ये सब अधिकार नहीं था। और यहीं से मैतेई लोगों का दिल्ली से विरोध शुरू हो गया और उधर ब्रिटेन की MI6 और पाकिस्तान की ISI मिलकर कुकी और नागा को हथियार मुहैया कराने लगी, जिसका उपयोग वो भारत विरुद्ध तथा मैतेई वैष्णवों को भगाने के लिए करते थे। लेकिन मैतियों ने उनका जमकर बिना दिल्ली के समर्थन के उनका मुकाबला किया। चूंकि लड़ाई पूर्वोत्तर में ट्राइबल जनजातियों के अपने अस्तित्व की थी, तो अलग अलग फ्रंट बनाकर सबने हथियार उठा लिए। पूरा का पूरा पूर्वोत्तर ISI के द्वारा एक लड़ाई का मैदान बना दिया गया, जिसकी वजह से मिजो जनजातियों में सशस्त्र विद्रोह शुरू हुआ। बिना दिल्ली के समर्थन जनजातियों ने ISI समर्थित कुकी, नगा और म्यांमार जैसे भारत में अनधिकृत रूप से आए चीनी जनजातियों से लड़ाई करते रहे। जानकारी के लिए बताते चले कि म्यांमार से आए इन चीनी जनजातियों को मणिपुर के पहाड़ी इलाके और जंगलों की नागरिकता देकर वहां बसा दिया। और देखा जाए तो ये चीनी लोग ISI के पाले कुकी तथा नागा ईसाइयों के समर्थक थे तथा उनके कहने पर वैष्णव मैतियों से लड़ते थे। और दिन ब दिन पूर्वोत्तर के हालात बद से बदतर होते चले गए, जिसका पॉलिटिकल सॉल्यूशन नहीं निकाला गया। और वहीं एक दिन इंदिरा गांधी ने आदिवासी इलाकों में एयर स्ट्राइक का ऑर्डर दे दिया।
जिसका आर्मी तथा वायुसेना ने विरोध किया, परंतु राजेश पायलट तथा सुरेश कलमाडी ने एयर स्ट्राइक किया और अपने ही लोगों की जानें ले ली, जिसके बाद विद्रोह और खूनी खेल और भी बलशाली हो गया। वहीं सन 1971 में पाकिस्तान विभाजन और बांग्लादेश अस्तित्व में आने से आईएसआई के एक्शन को झटका लगा, परंतु म्यांमार उसका एक खुला एरिया था। पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड दशकों तक कुकियों और चीनी लोगों के अफीम की खेती तथा तस्करी का खुला खेल का मैदान बन गया। म्यांमार से आईएसआई तथा MI6 ने इस अफीम की तस्करी के साथ हथियारों की भी तस्करी का एक पूरा इकोनॉमी खड़ा कर दिया, जिसके कारण पूर्वोत्तर के इन राज्यों की सबसे बड़ी जनसंख्या नशे की भी आदी हो गई और नशे के साथ साथ हथियार उठाकर भारत के विरुद्ध युद्ध फलता फूलता रहा। फिर आई सन 2014 में मोदी सरकार ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत पूर्वोत्तर पर ध्यान देना शुरू किया। NSCN तथा भारत सरकार के बीच हुए नागा एकॉर्ड के बाद हिंसा में कमी आई। भारत की सेना पर आक्रमण बंद हुए। भारत सरकार ने वहां पर अभूतपूर्व विकास किया, जिससे वहां के लोगों को दिल्ली के करीब आने का मौका मिला। वैसे तो धीरे धीरे पूर्वोत्तर से हथियार आंदोलन समाप्त हो गए। भारत के प्रति यहाँ के लोगों का जुड़ाव भी कम हुआ। रणनीति के अंतर्गत पूर्वोत्तर में भाजपा की सरकार आई। वहाँ से कांग्रेस और कम्युनिस्ट का लगभग समापन हो ही चुका था और हाल ही में वहाँ 2 घटनाएं घटी। पहला, मणिपुर हाईकोर्ट ने यह फैसला किया कि अब मैतेई जनजाति को ST का स्टेटस मिलेगा। इसका परिणाम ये होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के बनाए फार्मूले का अंत हो जाएगा, जिससे मैतेई लोगों को भी 10% के सिकुड़े हुए भूभाग की जगह पर पूरे मणिपुर में कहीं भी रहकर कहीं भी जाने का और कहीं भी जमीन ले सकने का अधिकार होगा। लेकिन ये फैसला कुकी और नगा को कतई मंजूर नहीं था। और दूसरी घटना, मणिपुर के मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा कि सरकार पहचान करके म्यांमार से आए अवैध चीनी लोगों को बाहर निकालेगी और अफीम की खेती को समाप्त करेगी, जिसके कारण तस्करों का गैंग सदमे में आ गया। पहले तो इन लोगों ने सोशल मीडिया, अखबारों और मैगजीनों में गलत लेख लिखकर और उल्टी जानकारी देकर शेष भारत के लोगों को बरगलाने का काम भी शुरू कर दिया। उसके बाद ईसाई कुकियों और ईसाई नागाओं ने मैतेई वैष्णव लोगों पर हमला बोल दिया, जिसका जवाब मैतियों ने दुगने वेग से दिया और इन लोगों को बुरी तरह से कुचल दिया, जो कि कुकी नगा के आकाओं के लिए अनपेक्षित था। और जो मणिपुर दिनांक 3 मई 2023 से अब तक चल रहा है, उसके हिंसा की मूल वजह कहीं न कहीं यही है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे फिर मिलेंगे अपने इसी तरह की एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।